वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जो कि है 1xBet, जहां पे आप स्पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो है वो हो रहा है, जिसके अंदर आरआर और केकेआर का मैच हो रहा है। रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है। ये बात है 2017 की। सब अच्छा चल रहा था, जिंदगी में सुकून था और हम सब इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल आजाद थे। फिर अचानक से एक वायरस फैला। ये वायरस कोरोना वायरस नहीं था, ये था टिकटॉक। मैं तुमको हल्ला खबर क्या? बोलो यार रजब, वो इंसान बनो, वो मैं नहीं। 17 अगस्त 2025 लाहौर के एयरपोर्ट से पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्लॉगर, ए पर्सन विद 9 मिलियन फॉलोअर्स, एनसीसीए की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, मेरी जिंदगी की पहली एफआईआर है। और कंप्लेनेंट बनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू एफआईआर, डकी भाई पे फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखेबाजी का इल्जाम था। क्योंकि डकी भाई के बारे में ये इंकशाफ सामने आया है कि वो जुए की एक एप्लीकेशन के कंट्री हेड हैं। इस खबर के बाद हमने देखा कि हमारी फैमिलीज के अक्सर छोटे मेंबर्स डकी भाई के फॉलोअर्स थे और उदास भी थे। ऐसा क्यों? एक यूट्यूबर जिसपे गैम्बलिंग जैसा इल्जाम है, हमारे बच्चे उसके लिए उदास क्यों हो रहे थे? आज की एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह डकी भाई को गैम्बलिंग की और हमारे बच्चों को डकी भाई की लत लगी। ये बात शुरू हुई लाइव टिकटॉक के गैंगलैंड कल्चर से। क्या है ये टिकटॉक लाइव? मैंने व्हाट्सएप ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ 25 ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੜ। 25 ਤਰੀਕ को अगर ये पाकिस्तान ना आया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਬਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦਲਾਲੀ ਦਲੂਲੀ ਕਰੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। टिकटॉक कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, कॉम्पैक्ट वीडियोस और इजी एक्सेस। मगर साबित हुआ ये बेहयाई का बाजार। इमेजिन करें एक रूम और कुछ लोफर मर्द और उनमें कुछ खवातीन जिन्होंने पर्दे का कोई खास इंतजाम नहीं किया हुआ। वेलें यानी पैसों की बारिश हो रही है। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, मगर एक बार जेन जी के लिहाज से गुमान करें। एक कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल, कुछ बच्चियां हमारी ही शौक से या मजबूर, और काफी सारे मर्द व्यूअर्स अपने लस्ट में चूर, और गिफ्टिंग की सूरत में पैसों की बारिश हो रही है। ये लोग कंट्रोवर्शियल पैसा कमाते हैं, मरते हैं, मारते हैं और शो ऑफ करते हैं। मगर ये सिर्फ शो ऑफ ही नहीं, सब कुछ ब्रॉडकास्ट भी करते हैं और इस तरह इनका गंद YouTube तक पहुंच जाता है। YouTube जिधर क्रिएटर्स सीख रहे थे, सिखा रहे थे, और उधर ही इन्हीं की तरह कुछ आवारा लोग अपनी फैमिली की प्राइवेट लाइफ दिखा रहे थे। और अब इनका कंटेंट डे बाय डे खत्म होता जा रहा था। एंड द रीजन वाज क्रिंज कंटेंट वर्सेस वेरी क्रिंज कंटेंट। इन फैमिली व्लॉगर्स में से एक प्रोमिनेंट नाम सादुर रहमान, ऑल्सो नोन एज डकी भाई। डकी भाई का कंटेंट शायद यूट्यूबर्स के म्यार से गिरता जा रहा था, तो वो खुद को ले आए लाइव टिकटॉकर्स के कंपटीशन में। बस फिर क्या था, कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। उसके वालिद एक सीनियर प्रोफेसर थे, मगर अब डकी ने सबकी इज्जत दांव पे लगा दी थी। वो टिकटॉकर से मुकाबला करने के लिए जल्दबाजियां कर रहा था, और यही वो मोड़ है जिधर से स्टार्ट होता है डकी भाई का बुरा टाइम। वैसे तो यूट्यूबर्स के लिए शाउट आउट या प्रमोशंस हार्ट बीट की हैसियत रखती, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से सफिशिएंट इनकम काफी सारी मेहनत के बाद वसूल होती। मगर डकी भाई को चाहिए था बहुत सारा पैसा ताकि वो टिकटॉक लाइव गैंगलैंड से मुकाबला कर सकें। तब ही डकी भाई कर बैठे एक गलत चॉइस। बाइनोमो और 1xBet जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एक प्रोग्राम का $10,000 दे रहे थे, एंड दिस मींस नियरली 30 लाख रुपीस। वैसे तो डकी भाई पे इन जैसी किसी ऐप के कंट्री हेड होने का भी इल्जाम है, मगर अभी साबित नहीं हुआ। मगर जब एक 9 मिलियन फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेगा, बहुत सारे टीनेजर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसको देखने वाले ज्यादातर माइनर्स हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ डकी भाई के केस में। किस तरह हुआ ये सब, कैसे पहुंची बात यहाँ तक? शराफत का जमाना नहीं, ये तो समझे हुए थे हम, मगर जुआ बनेगा हमारे बच्चों का खेल, इसका है बहुत गम।
पाकिस्तान के बहुत सारे मिसाइल हैं, जिसमें से एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से पुअर मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल इश्यूज। आइए देखते हैं क्या हो सकती हैं रीजंस। पाकिस्तान में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल प्रेशर्स और पुअर मेंटल हेल्थ, और कुछ हमारा रोल, ये सब प्रोड्यूस कर रहा। इमेजिन करें आप एक फंक्शन में हैं और उधर आपकी मुलाकात होती है एक टीनेजर रिलेटिव से। आपका पहला सवाल जो भी हो, मगर दूसरा सवाल यकीनन ये होगा। इसका एक जवाब हो सकता है कि पढ़ रहा, और दूसरा मुमकिन जवाब हो सकता है कि जॉब कर रहा, लेट्स से टीचिंग कर रहा। दोनों जवाबात की सूरत में हमारा अगला सवाल तैयार होता, फ्यूचर का क्या सोचा है, कितना कमाल होगे। ये क्वेश्चंस हमारे लिए कर्स बन रहे, क्योंकि इधर से ही सोशल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर से ही बड़े दो मसाइल शुरू हो जाते हैं। एक तो पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से सोशल प्रेशर डेवलप होता, और इस तरह हम एजुकेशन को इनकम से डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते, और जो हमारा जेवर होना चाहिए था वो हमारी हाथों की मैल के बराबर हो जाता। और यही हमारा रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो डकी भाई और मिस्टर पतलू जैसे लोग वैसे ही दे रहे हैं, मगर इन बच्चों की इंस्पिरेशनल ट्रेंड भी हम डेवलप करते, कभी फंक्शंस में, कभी गैदरिंग्स में, और कभी डाइनिंग टेबल पे। और हमारी टॉक्स में मौजूद होता साइकोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें जालिम हुक्मरान, जाबिर हुक्मरान, जिनसे हम नफरत करते, हमारे दिल में नॉर्मली यही ख्वाहिश चल रही होती कि हम अपने हुक्मरानों जैसा ही बन जाएं। साइकोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म में इनिशियली लोग अपने ही कल्चर को, अपने ही ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, और फिर बेसिक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती। और जैसे कि हम आज हैं कंफ्यूज्ड और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए, और हमारे हुक्मरान एक्चुअल में कौन है, हम तो इस पे भी कंफ्यूज हैं। 200 साल पहले वाले हुक्मरान या अब के करप्ट हुक्मरान। अफसोस की बात है कि हमें नेकी में शर्मिंदगी और बुराई में बरकत नजर आती है, और हमारे बच्चे हर वक्त पैसा पैसा सुन रहे होते हैं। ब्रदर्स, अब तो हमारी तन्हाइयां भी हमारी नहीं रही, ऐसे गुलाम हो गए, तन्हाई में भी खुदा को नहीं चूज करते हैं, और इसी तरह डेविएट होती नेक्स्ट जनरेशंस। अच्छे बच्चों, आप लोग अपनी ड्रेसिंग, अपनी वॉच और अपने मोबाइल तो ब्रांड्स के चाहते, मगर अपने हीरोज, अपने दोस्त इतने लोकल क्यों बनाते हो? क्या दोस्त भी ब्रांड के नहीं होने चाहिए? आप सब बहुत अच्छे हो, मगर आप अपनी इतनी डिसरिस्पेक्ट, इतनी बिलिटलिंग कैसे कर सकते हो? अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है अच्छा आदमी बनने के लिए, और अच्छा आदमी ही बड़ा आदमी होता, वरना डकी भाई और मिस्टर पतलू का हाल भी आपके सामने है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केट अब आपके लिए है, बहुत सारा अर्न करें, मगर जल्दबाजी एक फजूल काम है। आपको मौका मिला है कि आप अपनी स्टडीज को और एजुकेशन को अर्निंग के स्कोप के अलावा चला सकते। हमें ये मौका नहीं मिला, और ना ही हमारे पेरेंट्स को। इसकी कदर करें, और किसी बतख और मिस्टर XYZ को इंस्पिरेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम चौधरी अंकल हजरात से गुजारिश है कि अपनी जुबान का इस्तेमाल प्यार से करें। जब आपकी मौजूदगी में यही एप्स नेशनल लेवल के क्रिकेटर्स अपनी शर्ट पे चिपकाए फिर रहे थे, तो किधर थी आपकी पुलिस? अब क्या करना है उनका? टारगेट सिर्फ डकी, रजब और इन पे मोरालिटी का हंटर। क्या ये खुला तजाद नहीं? चलो हम मान लेते हैं कि आपकी लेट इंटेलिजेंस ने और देर से आंख खुलने की वजह से इन कंट्रोवर्शियल एप्स ने इन बच्चों को भी अप्रोच कर लिया, मगर क्या अब आप इनको जवारी, हराम प्रोमोटर, जुआ प्रोमोटर जैसे अल्फाज से पुकारेंगे? ऐसे अल्फाज जो मैं लेना भी नहीं चाहता। सर, आपका तो बस नहीं चल रहा था पॉडकास्ट में कि आप इस बच्चे को इंडियन एजेंट करार दे देते। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान सोशल लेवल पे स्टेबल हो रहा है, कहीं आपकी ये हार्श लैंग्वेज हेट्रेड को हवा ना दे दे, और फिर वो बच्चे भी आपको बुरे अल्फाज लाइक हरामखोर, रिश्वतखोर, करप्ट से पुकारेंगे। क्या अच्छी बात है ये? फिर आपको पीका एक्ट याद आना है या डाले की चाबी याद आनी है? ये कोई सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आप ऐसा करें, या तो सबको सजा दे दे, या एक चांस सबको दे दे फॉर द न्यू बिगिनिंग। और मुक्तदरा से ये गुजारिश है कि आपने अपने डाले की चाबी किसी जेली अदारे को नहीं देनी। आप नहीं जानते ये लोग गुल्लू बट हैं, ये लोग हमारी चार दीवारी भी फैलाएंगे और चादर भी चाक करेंगे। काश आप मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में एक नौकरशाही के मेंटल टॉर्चर के प्लान्स देखें। वो कह रहे थे कि हम इनकी डिवाइसेस तक एक्सेस लेते हैं, और फिर इनकी प्राइवेट लाइफ की फोटोज तक हमारी एक्सेस होती है, जिसकी वजह से इन पे मेंटल टॉर्चर या मेंटल प्रेशर डेवलप होता। काइंडली डाला कल्चर को और ज्यादा नहीं प्रमोट करें, नहीं तो ये इस सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा कर देगा। इब्लीस भी शुक्र करता होगा हमें देख के, और कहता होगा गनीमत है कि मोमिन है महरूम यकीन। यही बेहतर है कि इलाहियात में उलझा रहे
किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। भाई आप देखें तो सही हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा, और आप लगे हुए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के इस्तकबाल में। ये बच्चे जिनको आप फलस्तीन लेके जा रहे हैं, इन्होंने तो अभी खुद का दिल नहीं फतह किया, जैसे पिछले जो कवाली में मस्त हो गए थे, और अब आप अपनी इंटेलेक्चुअल टॉक्स में मस्त हो गए हो। और हमारी डिजिटल सूफी बरादरी तो सिर्फ सूफी ऑयल पे जी रही है। इब्लीस ने आपके लिए भी एक कमेंट किया था, शेर और तसव्वुफ इनके लिए है खूब तर, जो छुपा दे इनकी आंख से तमाशाए हयात। बुक फ़ारेनहाइट 451 में एक जगह का जिक्र है जहां पे स्लो ड्राइविंग पे पाबंदी होती है। आदमी पूछता है कि मैं स्लो ड्राइव क्यों नहीं कर सकता, तो उसे बताते हैं कि अगर तुम स्लो ड्राइव करोगे तो तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि ये जो पिंक लाइन तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ जा रही है, ये कोई लाइन नहीं, ये फूल है। हमें भी जरूरत है कि हम थोड़ा सा आहिस्ता हो जाएं। हर वक्त की तेजी और हर काम में तेजियां। ब्रो, सांस लो और थोड़ी सी स्पीड स्लो करके फूल चुन लो। तुम अचीवमेंट्स के पीछे ही भागते रहोगे तो फिर तो ये दुनिया मच्छर का पर है और एंजाइटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंड एंग्शियस बिहेवियर लीड्स टू रॉन्ग चॉइसेस। रब रखा।